डीके इक्वेशन, डीके इक्वेशन, डीके इक्वेशन को कहते हैं 6 समीकरण। 6 समीकरण, 6 समीकरण ये बताती है कि किसी इंस्टेंट पर अगर कोई रिडक्टिव मटेरियल क्षय हो रहा है, डीके हो रहा है, तो किस दर से वो क्षय होगा। मान लीजिए आपके पास रिडक्टिव मटेरियल n मॉलिक्यूल है उसके, और n नॉट मॉलिक्यूल है इनिशियल टाइम में, इनिशियली उसके n नॉट मॉलिक्यूल है, और आफ्टर डीके हो रहा है उसका, और डीके होने के बाद टी टाइम पर उसमें n मॉलिक्यूल रहते हैं एट टाइम टी। तो पहली बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि n नॉट से कम ही होंगे, n इज लेस देन नॉट, बिकॉज डीके हो रहा है। कोई रिडक्टिव सब्सटेंस रखा है, और उसका रिडक्टिव डीके हो रहा है। अगर कोई रिडक्टिव सब्सटेंस रखा है, उसका रिडक्टिव डीके होता है, तो डीके के बाद उसमें नंबर ऑफ एटम कम होते हैं। और अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड सोडी लॉ, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड सोडीज लॉ, the rate of disintegration of any radioactive nuclei is proportional to number of non-disintegrate atom at that time। अर्थात रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन dn ओवर dt अगर आप निकालेंगे तो निगेटिव n के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया टी टाइम पर। ऐसा समझो, मान लीजिए आपके पास कोई रिडक्टिव मटेरियल है, ठीक है, उसके शुरुआत में इनिशियली कितने एटम थे, n नॉट एटम थे, और डीके हो रहा है, और एट टाइम टी पर उसके n बचे हैं, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कितना होगा, dn ओवर dt जो होगा वो एट टाइम टी के नेगेटिव n के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे dn ओवर dt इक्वल टू माइनस के लैम्डा n, वेयर लैम्डा इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट, इसे डीके कांस्टेंट कहा है। तो इसको n को नीचे लाएंगे, dt को ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, dn ओवर n इक्वल टू माइनस के लैम्डा इंटू dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करो भाई, कितना आएगा, इंटीग्रेशन dn ओवर n इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन लैम्डा इंटू dt, तो ये हो जाएगा dn ओवर n का कितना हो गया, log n इक्वल टू माइनस के लैम्डा t प्लस c, वेयर आप लोग इसके नीचे बताएंगे c इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इनिशियली t इक्वल टू 0 था, तो n की वैल्यू कितनी थी, n नॉट थी। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखो, कितना आएगा, यहाँ पर रखो log n नॉट इक्वल टू माइनस के लैम्डा टी की वैल्यू तो 0 रख दी मैंने, तो 0 आ जाएगा, 0 प्लस सी एम्प्लाइज सी कितना आ गया, log n नॉट। इस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे, कितना आएगा, देखो putting this value in equation फर्स्ट रखो, कितना है बताओ, log n इक्वल टू माइनस का लैम्डा टी प्लस log n नॉट, इसको लगाओ, कितना हो गया, log n नॉट इक्वल टू माइनस के लैम्डा टी, log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, कितना है, n अपॉन n नॉट इक्वल टू माइनस के लैम्डा टी, एक्सपोनेंशियल पावर ऊपर लाएंगे, कितना होगी की पावर माइनस के लैम्डा टी इक्वल टू n अपॉन n नॉट, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, n नॉट इंटू e टू द पावर माइनस के लैम्डा टी इक्वल टू n एम्प्लाइज कितना आ गया, n इक्वल टू n नॉट इंटू e टू द पावर माइनस के लैम्डा टी। दिस कॉल्ड इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड डीके इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, इस इक्वेशन को डीके इक्वेशन कहा जाता है, रिप्रेजेंट करती है कि टी टाइम पर कितने मौजूद होंगे। मजे की बात है, आप जरूर रखो, जब आप जरूर रखेंगे। अच्छा, इसे पहले आप इसे ड्राइव करना सीख लीजिए, फिर मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा कि क्या सही कहना चाहिए। अगर आप टी इस टाइम पर 0 रखेंगे तो एन को एन नोट आ रहा है, जो बता रहा है कि शुरुआत में एन नोट मॉलिक्यूल मौजूद थे, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो वो इतने मॉलिक्यूल मौजूद उसमें रह जाएंगे, ठीक है। तो इसे मिटाकर मैं इसकी इक्वेशन के बारे में बताता हूँ और फिर आपको समझ आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैथमेटिक्स जो होता है वो करना जरूरी है,
डायरेक्ट इक्वेशन अगर मैं करने लगा तो उसको हम याद नहीं कर सकते, याद नहीं रख सकते उस इक्वेशन को, दैट्स व्हाई मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है। तो ये इक्वेशन कितनी आगे, सो द डीके इक्वेशन इज, सो द डीके इक्वेशन इज, डीके इक्वेशन कितनी हो गई, वो हो गई n इक्वल टू n नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी। बिल्कुल सही बात है, सही, ये बिल्कुल सही बात है। वेयर नाम बताना चाहिए, n नंबर ऑफ एटम एट टाइम t, n नॉट नंबर ऑफ एटम एट t इक्वल टू 0, लैम्डा डीके कांस्टेंट, तो ये बता रहा है डिसइंटीग्रेशन कैसा हो रहा है। ग्राफ देखेंगे इसका टाइम के साथ ये ग्राफ ये बताना चाह रहा है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में मान लो कैपिटल N, तो समय के साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज हो रहे हैं एक्सपोनेंशियली, जो e की पावर माइनस लैम्डा टी का ग्राफ है, ठीक, इसका ग्राफ है कोएफिशिएंट का। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का जो रिडक्टिव डिके होता है वो एक्सपोनेंशियली होता है, किसी पदार्थ का रिडक्टिव डिके क्या होता है वो एक्सपोनेंशियली होता है। अगर आपके पास कोई रिडक्टिव मटेरियल है और आपका लोगे का ग्राफ खींचने को कह रहा है एक्टिविटी का, इससे मैं आपको समझाता हूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन इस पर आया हुआ है, ये पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी पदार्थ में अगर आपके सिस्टम में 2 प्रकार के रिडक्टिव मटेरियल मौजूद हैं, 2 प्रकार के रिडक्टिव मटेरियल मौजूद हैं, तो उसका ग्राफ लोग का कैसे खींचेगा, लोग एक्टिविटी का ग्राफ कैसे खींचेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसे लोग ले लेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, ये बात समझ आ गई। जब आपको ये बात समझ में आ जाए तो फिर एक क्वेश्चन लिखा हूँ, उसको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इक्वेशन पता होनी चाहिए, समझेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी गेट का है। क्वेश्चन है 9th, क्वेश्चन नंबर 9 लिख दे रहा हूँ, ढूंढ लेना। द प्लॉट ऑफ log A वर्सेस टाइम t, where A is activity, as shown in the figure, corresponds to decay। क्वेश्चन है गेट 2005 का। पहला ऑप्शन है फ्रॉम वन काइंड ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर हैविंग सेम हाफ लाइफ। दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम ओनली न्यूट्रॉन एक्टिव न्यूक्लियर। क्वेश्चन नंबर ए लिख देता हूं, फ्रॉम ओनली, कितने लंबे ऑप्शन है, फ्रॉम ओनली वन काइंड ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर, having same half life, B है from only neutron activate nuclei, activate nuclei, C है from a mixture of radioactive nuclei, having different half life, और डी ऑप्शन है which is unphysical, मतलब ऐसा संभव नहीं है। ग्राफ दे रखा है ऐसा, लोगे और टाइम के बीच में। सबसे पहली बात टच नहीं कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये आपको ग्राफ एक्सपोनेंशियल जैसा लग रहा होगा, और इसमें आपको ग्राफ एक्सपोनेंशियल डिके मानते हुए डायरेक्ट टिक नहीं मानना, जैसे n इक्वल टू n डी की पावर माइनस lambda t, बिकॉज़ क्वेश्चन जो है ग्राफ में log a के बीच में खींचा हुआ है, और इसका ऑप्शन जो है वो मिक्सचर वाला ठीक है। तो ऑप्शन वाला जो मिक्सचर वाला ठीक है वो कैसे ठीक है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से समझेंगे। गेट 2005 का क्वेश्चन है, ये बहुत निकल रहा है इसका।
बाइंडिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। n इक्वल टू n नोट e की पावर अनलिमिटेड से हम बता सकते हैं इक्वेशन मिक्स्ड स्टेट में कैसे है। को यहाँ रखते हैं, बताता हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। हमारे पास इक्वेशन कहती है, हमारे पास इक्वेशन थी वी हैव हमारे पास इक्वेशन है n इक्वल टू n नोट इनटू e की पावर माइनस के लैम्डा t है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, log लीजिए आप, कितना आ जाएगा log n इक्वल टू कितना आएगा log n नोट प्लस log e टू द पावर माइनस के लैम्डा t। अगर एक्टिविटी कहा जाए तो एक्टिविटी सेम यही संबंध रखती है, इसलिए n की जगह मैं a लिख दे रहा हूँ, a इक्वल टू ए नोट, ताकि आपको एक्टिविटी इक्वेशन लग जाए, a इक्वल टू ए नोट। ठीक है, अब log का रिलेशन सॉल्व करेंगे, कितना आएगा log a इक्वल टू log a नोट माइनस के e की पावर सॉल्व हो गया, लैम्डा t आ जाएगा, लैम्डा t। तो log a इक्वल टू माइनस के लैम्डा t प्लस log a नोट, कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c से, एम्प्लाइज ग्रेडियंट अगर आप निकालें तो m की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, मतलब माइनस के 135 डिग्री के आसपास एंगल बनेगा, एंड c जो है वो है log a नोट। तो जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, log a और इसके बीच का। समझेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन जरूर नोट कर लें, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ ऐसा बनेगा, log a के बीच का और टाइम के बीच का ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन खींचेगी 135 डिग्री के आसपास, क्योंकि ये आपका क्योंकि माइनस का ग्रेडियंट। अब बात ये आ रही है, अगर ये मिक्स्ड होता तो कैसे बताएंगे। सबसे पहली बात, अगर एक्टिविटी का ग्राफ आपको खींचना है सिंगल पार्टिकल के लिए, R2 से सिंगल न्यूक्लियाई के लिए, आपके पास एक प्रकार के पदार्थ रेडियोएक्टिव पदार्थ हैं और उनके लिए आपको log एक्टिविटी और टाइम के बीच का ग्राफ खींचना, तो वो स्ट्रेट लाइन होता है। log एक्टिविटी और टाइम का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। अगर मिक्स्ड स्टेट में है, इफ देयर आर टू टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल आर मिक्स्ड देन ग्राफ कैसा होगा। मान लीजिए स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेशन है, पहला ग्राफ जो है वो ऐसा था, पहले मटेरियल का मान लिया, तो दूसरा ग्राफ जो है मान लीजिए ऐसा है बी। तो ये जो है स्लाइड वेरिएशन दिखाएगा इस तरीके से, यहाँ पर जो है ग्राफ जो है ऐसा ना होकर इसका रिजल्टेंट ऐसा रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर दो प्रकार किसका ग्राफ है, log एक्टिविटी और टाइम के बीच का ग्राफ है। log एक्टिविटी और टाइम के बीच का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं आप, अगर एक प्रकार का रेडियोएक्टिव मटेरियल है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अगर दो या दो से अधिक प्रकार के रेडियोएक्टिव मटेरियल होंगे तो उनके ग्राफ में जो रिजल्टेंट होगा, ये वाली डॉट लाइन जो है वो log a की है, ए वाले मटेरियल की है, डॉट वाले बी वाले मटेरियल की है, लेकिन रिजल्टेंट जो टोटल मटेरियल की निकल जाएगी और log a के लिए ग्राफ जो आएगा वो इसका और इसका रिजल्टेंट जो होगा वो ऐसे डिनोट किया जाएगा। मतलब ये लाइन आई और इधर की तरफ मुड़ गई, तो ये ग्राफ जो है उससे मैच कर रहा था जो दिए हुए ग्राफ से, इसलिए हमारा ये ऑप्शन ठीक था कि मिक्स्ड स्टेट में मौजूद। ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, उससे रिलेटेड था इसलिए मैं यहाँ करवा दिया। अब बात करते हैं हाफ लाइफ किसे कहते हैं। हाफ लाइफ किसे कहते हैं, हाफ लाइफ समझते हैं। हाफ लाइफ हैशटैग नाम है इसका, हाफ लाइफ इसे कहते हैं हिंदी में अर्धायु। कैसा आयु लिखा है, सही लिखा है, थोड़ा दूर लिखा हूँ, अर्धायु। ठीक है, अर्धायु किसे कहते हैं, द टाइम टेकन बाय एनी रेडियोएक्टिव substance to decay the half of its initial value के हाफ डिके होने के लिए तरह लगता है उसे अर्धायु कहते हैं। मतलब हमें n की जगह क्या रखना है, n0/2 रखना है। वी नो दैट अगर आपको अर्धायु निकालना है हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए। n इक्वल टू कितना होता है, n0 × e की पावर माइनस के लैम्डा t फॉर हाफ लाइफ के लिए क्या करेंगे, n की जगह n0/2 रखेंगे। n0/2 इक्वल टू n0 × e की पावर माइनस के लैम्डा t, इससे कैंसिल हो गया
1/2 इक्वल टू e टू द पावर माइनस के लैम्डा टी, इसको ले जाएंगे यहाँ, इसको ले जाएंगे वहाँ, कितना है e की पावर 1/e टू द पावर माइनस के लैम्डा टी इक्वल टू 2, e की पावर लैम्डा टी इक्वल टू 2। यहाँ पर लोग लेंगे, कितना है e की पावर लैम्डा टी इक्वल टू 2 आ गया, टेकन लोग बोथ साइड, टेकन लोग बोथ साइड्स, लोग लेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा लोग ई बेस पर लैम्डा टी। अब जो टाइम है उसे टी हाफ भी कह सकते हैं क्योंकि हमने कंडीशन अप्लाई करते हैं ना, तो इधर कितना आएगा लैम्डा टी हाफ इक्वल टू आ जाएगा log 2 अपॉन कुछ नहीं, इसको नीचे ले जाएंगे, एम्प्लाइज टी हाफ कितना आ गया, टी हाफ जो आ गया वो आ गया log 2 अपॉन लैम्डा, लोग की वैल्यू 0.693 अपॉन लैम्डा, एम्प्लाइज टी हाफ की वैल्यू आ गई, टी हाफ इक्वल टू होता है 0.69 अपॉन लैम्डा, डी के कॉन्स्टेंट का आधा। ठीक, तो ये रिलेशन होता है टी हाफ के बीच में और डी के कॉन्स्टेंट, इज द रिलेशन आल्सो, इट इज आल्सो कॉल्ड द रिलेशन बिटवीन टी हाफ लाइफ एंड डी के कॉन्स्टेंट के बीच का रिलेशन। ठीक, और फिर इसके बाद जो आता है आपका वो आता है एवरेज हाफ लाइफ, किसे कहते हैं। एवरेज हाफ लाइफ को मैं भी बताता हूँ आपको, 0.693 ये है आपका 0.693 है 0.693 log 2 की वैल्यू किस पर, ई बेस पर, तो वो ये आपके रिलेशन आ गया। अब बात करते हैं एवरेज हाफ लाइफ किसे कहते हैं। एवरेज हाफ लाइफ किसे कहते हैं, एवरेज हाफ लाइफ, एवरेज हाफ लाइफ, द रेशियो ऑफ टोटल टाइम taken to decay of radioactive material with total number of atoms, total number of atoms, यहाँ मैं टी हाफ कह रहा हूँ, टी हाफ एवरेज लगा हुआ ये आएगा इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी तक, आपको कहना है एन डी टी, अपन टोटल नंबर ऑफ एटम एन मान लिया। ठीक, टोटल नंबर ऑफ एटम एन मान लिया मैंने, इनिशिएटिव कितने नंबर ऑफ एटम एन नोट मान लिए, तो टोटल नंबर ऑफ एटम मैंने एन नोट मान लिए, और एन डी टी जो है आपका टोटल टाइम टेकन है। एन की वैल्यू कितनी होती है, एन की वैल्यू होती है एन इक्वल टू एन नोट इंटू ई टू द पावर माइनस के लैम्डा टी, यहाँ पुट करेंगे। अच्छा, एक चीज और आपको बतानी है, लैम्डा एंड डी के कॉन्स्टेंट कैसे रिलेट करेंगे। जैसे अगर एवरेज हाफ लाइफ का फॉर्मूला देखा जाए, एवरेज हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है, ये बातें करने लग गए ना, लेकिन इसमें डिस्ट्रैक्ट हो गया पहले से ही, इसका सुधार नहीं हो सकता। TDN ओके, इस तरीके से लिखा जाएगा। ये मैं आपको पूरा एवोल्यूशन बताता हूँ इसका, टोटल टाइम टेकन कैसे लिखा जाएगा। ये लिखा जाएगा इस तरीके से, टी हाफ लाइफ बार इक्वल टू T1 DN1 प्लस T2 DN2 प्लस डॉट 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 अपन नीचे DN1 प्लस DN2 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो इस समेशन टर्म में लिखेंगे समेशन TDN अपॉन समेशन DN। तो इस चीज पर ऐसे लिखा जाता है टी बार इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी TDN अपॉन एन नॉट, ये चीज लिखी थी मैंने डायरेक्ट। समझेंगे इसे कैसे इंटीग्रेट करते हैं। हमें पता है इक्वेशन एन की वैल्यू कितनी होती है, एन इक्वल टू एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस के लैम्डा टी, और डीएन निकालेंगे तो डीएन कितना आएगा, डीएन इक्वल टू एन नॉट कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन करना है तो माइनस का लैम्डा बाहर आ जाएगा, ई की पावर माइनस का लैम्डा टी आएगा। करेक्ट, ठीक। वैल्यू रखेंगे इसके डीएन की कितनी जाएगा, टी बार इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, टी की वैल्यू तो टी रह जाएगी, डीएन की वैल्यू कितनी है एन नॉट इंटू माइनस का लैम्डा इंटू ई की पावर माइनस के लैम्डा टी, नंबर ऑफ एवरेज अपॉन एन नॉट। ठीक, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, टी हाफ टी बार इक्वल टू इंटीग्रेशन एन नॉट तो बाहर आ जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट एन नॉट बाहर आ गया, लैम्डा भी बाहर आ जाएगा, एन नॉट बाहर आ गया, लैम्डा भी बाहर आ गया, माइनस भी बाहर आ गया, तो बाहर एकदम बताओ कितना है, टी बार इक्वल टू, इसको यही लिखा पहले, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी माइनस का लैम्डा टी एन नॉट इंटू ई पावर माइनस के लैम्डा टी अपॉन इंटीग्रेट करना तो डी टी भी होना चाहिए, डी टी, यहाँ पर डी टी भी आएगा, ठीक है, में करेंगे तो डी टी अपॉन एन नॉट
एन नोट कैंसिल ही कर दो। चलो टी बार कितना है, टी बार इक्वल टू माइनस का लैम्डा इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी टी इंटू ई की पावर माइनस का लैम्डा टी। फर्स्ट सेकंड लगाओ, आई लेट में इसे फर्स्ट मानेंगे, सेकंड मानेंगे क्योंकि आई लेट है। लगाओ भैया, लगाओ, यहाँ कर लेगा, यहीं करते हैं पहले। टी बार इक्वल टू कितना है, माइनस का लैम्डा, लैम्डा पहली बार में पहला बार, दूसरे का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो क्या होगा, ई की पावर माइनस का लैम्डा टी अपॉन माइनस लैम्डा, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस का लैम्डा टी, पहले का डिफरेंशिएशन एक माइनस दूसरे का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस का लैम्डा टी अपॉन माइनस लैम्डा का होल इंटीग्रेशन इनटू डी टी, इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, मिटा के और आगे इंटीग्रेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल आएगा और एक बार जरूर करना चाहिए, एक बार आप करेंगे समझ में अच्छे से आएगा। पता इंटीग्रेशन कितना है, आगे टी बार इक्वल टू माइनस का लैम्डा ब्रैकेट में टी इंटू ई की पावर माइनस के लैम्डा टी अपॉन माइनस का लैम्डा, माइनस इसे इंटीग्रेशन करेंगे कितना है, माइनस लैम्डा स्क्वायर है, ई की पावर लैम्डा स्क्वायर जाएगा। ठीक है, ई की पावर माइनस का लैम्डा टी अपॉन लैम्डा स्क्वायर और ये हो गया जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फाइनाइट रखेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट जीरो होता है, अगर जीरो इन्फाइनाइट रखेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट जीरो होता है, जीरो रखेंगे तो भाई साहब टी की पावर जीरो खत्म हो, तो सिर्फ हमारे पास वाला पोर्शन बचेगा जीरो रखने के बाद। तो कितना है, टी बार इक्वल टू आ गया माइनस का लैम्डा इंटू माइनस ई की पावर जीरो अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कितना है, टी बार इक्वल टू लैम्डा इंटू वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर, एक लैम्डा कट गया कितना है, वन अपॉन लैम्डा। तो रिलेशन कितना है, तो ये आ गया टी बार इक्वल टू एम्प्लाइज टी बार इक्वल टू आ गया वन अपॉन लैम्डा। इसका मतलब द एवरेज हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल, डायरेक्ट दिख रहा है, जो एवरेज हाफ लाइफ है किसी रेडियोएक्टिव मटेरियल की वन अपॉन लैम्डा होता है। एवरेज हाफ लाइफ का मतलब क्या है, मान लीजिए आपने दो प्रकार के पदार्थ आपस में मिला दिए हैं और फिर आपसे पूछ रहा है उसका नेट हाफ लाइफ कितनी है। उदाहरण के तौर पर अगर आपसे कोई ये कहता है कि आपके पास दही है, उसका एक रेडिएटिव कांस्टेंट है, और आपके पास शहद है, उसका भी रेडिएटिव डीके कांस्टेंट है। उनका अलग अलग हमें पता है कि कितने समय बाद वो कितना डीके होंगे, लेकिन अगर आपस में मिक्स कर दिया है तो मिक्स्ड स्टेट में उसकी हाफ लाइफ कितनी होगी, तो उसकी हाफ लाइफ इस प्रकार रिप्रेजेंट की जाती है। तो एवरेज हाफ लाइफ जो निकाली जाएगी वो एवरेज हाफ लाइफ होगी वन अपॉन डीके कांस्टेंट, वन अपॉन लैम्डा के इक्वल होगा। टी हाफ की वैल्यू कितनी थी, 0.693 अपॉन लैम्डा, और टी एवरेज की वैल्यू होती है इक्वल टू वन अपॉन लैम्डा के इक्वल होती है। ठीक है, इसे मिटाता हूँ और अगर हम बात करते हैं अगला टॉपिक हमारा सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। ठीक, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, इनका क्वेश्चन आते हैं। एक्टिविटी के बारे में और बताता हूँ मैं आपको, एक्टिविटी किसे कहते हैं, हैशटैग एक्टिविटी। एक्टिविटी को जो ए से रिप्रेजेंट करते हैं या डी एन ओवर डी टी भी कहा जाता है, और डी एन ओवर डी टी को किसके प्रोपोर्शनल मानते हैं, ये मानते हैं डी एन ओवर डी टी इक्वल टू, सॉल्व करा था पीछे भी, डी ओवर डी टी, एन की वैल्यू कितनी होती है, एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस के लैम्डा टी, एन नॉट ई की पावर माइनस के लैम्डा टी कितना हो गया, ई की पावर, हाँ डिफरेंस करने माइनस के लैम्डा, सही तो है, डिफरेंस है माइनस लैम्डा बिल्कुल ठीक है, ई की पावर माइनस के लैम्डा टी, तो ये कितना हो गया माइनस के लैम्डा एन नॉट ई की पावर माइनस के लैम्डा टी, इसे क्या कहते हैं एन, तो डी एन ओवर डी टी होता है लैम्डा, इसे एक्टिविटी कहते हैं। ठीक, यूनिट क्या होती है, द यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज क्यूरी, क्यूरी इसकी यूनिट होती है। एक क्यूरी की वैल्यू लिख देता हूँ मैं ताकि आपको भविष्य में कभी जरूरत पड़े क्यूरी की तो आप सॉल्व कर पाए। एक क्यूरी होता है वो होता है, एक सी आई से डिनोट करते हैं, या एक सी यू आर आई, क्यूरी इक्वल टू होता है 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और यूनिट है एक माइक्रो क्यूरी 10 की पावर -3 क्यूरी, ये तो सबको पता ही होता है। एक माइक्रो क्यूरी वो मिली क्यूरी था 10 की पावर -6 क्यूरी। ठीक है, ये आपका एक्टिविटी था। इसमें आप और चीज़ भी कर सकते हैं, वैसे तो इतना ही ठीक है। अगर आपसे रिलेशन पूछा टी एवरेज के पदों में तो आप लैम्डा और टी एवरेज का रिलेशन जानते हो, उससे निकाल सकते हैं। ये तो एक्टिविटी था। आपको क्यूरी के बारे में बदल के इसकी नोट होती है क्यूरी, और एक क्यूरी होती है 3.7 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। बात करते हैं हम सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन के बारे में, किसके, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन के बारे में, और वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ठीक, इसे मिटाते हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर, और अभी बात करते हैं सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन क्या होता है। हैशटैग
सक्सेसिव SUCCESSIV सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन किसे कहते हैं? सक्सेसिव का मतलब होता है मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट x है, वो टूट के थोड़ी देर बाद y बनता है, फिर थोड़ी देर बाद z बन जाता है। यहाँ पे एक के बाद दूसरा मटेरियल बना, दूसरे के बाद तीसरा मटेरियल बना, तो इस प्रकार के डिसइंटीग्रेशन को सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन कहा जाता है भाई। अगर यहाँ पर मैंने मान लिया इसका एटॉमिक नंबर z है, इसका a है, और यहाँ पर कुछ बनता है, यहाँ पर कुछ बनता है, इससे बढ़िया हम मान लेंगे डीके कांस्टेंट यहाँ पर λ1 है, यहाँ पर डीके कांस्टेंट λ2 है, यहाँ पर नंबर एटम n1 है, यहाँ पर नंबर एटम n2 है, नंबर एटम n3 है। इनिशियली सपोज at time t the number of initially at time t is equal to 0 the number of atom of x is n10, of y is n20, and of z is n30। ये मैंने मान लिया कि इसके शुरुआत में n10 एटम थे, इसमें n20 एटम थे, n30 जस्ट मैं मान रहा हूँ, ठीक है। तो डीके करवाना है। डीके क्वेश्चन क्या होगी? वी नो दैट पहले वाले का जो डीके होगा उसका आपको पता है क्या होता है, n1 इक्वल टू जो पहले वाले एटम है n, कैसे लिखेंगे इसकी क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन लिखेंगे डिसइंटीग्रेशन dn1 ओवर dt इक्वल टू माइनस का λ1 n1 ठीक, dn2 ओवर dt लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अब समझ लीजिए, तुमको आपको पता है ये क्वेश्चन तो मैंने अभी लिखी थी, n1 नॉट इंटू e की पावर माइनस का λ1 t। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन आपको पता है मुझे। एक रेट ऑफ, ये तो रदरफोर्ड-सोडी लॉ है। रदरफोर्ड-सोडी क्या होता है? द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस। तो कोई पदार्थ है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो उसके रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है वो डिपेंड करेगा उस पर मौजूद एटम के, और टी टाइम पर इसमें n1 एटम मौजूद है और मैंने कांस्टेंट लिया है कितना, λ1। तो ये बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है। n1 का मान हमें पता होता है कितना होता है, n1 बराबर n नॉट e की पावर माइनस λt। तो n1 इक्वल टू n1 नॉट, जिसे मैंने इनिशियली 0 कहा है, तो ये n1 0 बहुत ही सिंपल है, आप समझो ध्यान से। तो फर्स्ट वाली क्वेश्चन वही है, λ1 n1 की वैल्यू रख दी, n1 इक्वल टू n1 नॉट e की पावर माइनस λt, बिल्कुल सही। दूसरी वाली क्वेश्चन थोड़ी टफ होती है कि इसके टूटने से वो बनेगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके पास सोना है, वो टूटकर पहले लोहा बनता है, फिर वो टूटकर पीतल बनता है। तो सोना है और जब वो टूटेगा तभी वो लोहा बनेगा, और लोहा टूटेगा तभी पीतल बनेगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब जब तक सोना टूटेगा नहीं तब तक लोहा बनेगा नहीं। मतलब सोने का टूटना सपोर्ट करेगा लोहे के बनने को। तो सोने का टूटना तो ये है, और सपोर्ट करवाना है तो हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव। तो ये जितना ज्यादा टूटेगा उतना ज्यादा बनेगा, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू में यहाँ पे प्रोपोर्शनल में आएगी। लेकिन लोहा टूट के पीतल बनना है, लोहा टूट के पीतल बनना है, इसका मतलब लोहे में कमी आ रही है इसके टूटने की वजह से। तो लोहे का डीके कांस्टेंट ऐसे लिखा जाएगा, λ2 n2। तो ये लोहे की क्वेश्चन है, क्योंकि लोहे का डीके को, जो लोहे का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है वो तो इसे डिक्रीज करेगा रेट को, लेकिन इसका जो पीतल जो पहला वाला पदार्थ है वो इंक्रीज करेगा। अब बात करें थर्ड इक्वेशन की, तो dn3 ओवर dt जो है वो सीधी सी बात है, ये जितना ज्यादा टूटेगा उतना ज्यादा वो बनेगा, तो इंक्रीज करेगा λ2 n2। ये तीन इक्वेशन कैसे हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये तीन इक्वेशन आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए ताकि आप सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन को समझ पाएं, ठीक है। कैलकुलेशन को देखते हैं। सबसे पहले सेकंड इक्वेशन जाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बताओ सेकंड इक्वेशन क्या है। ये है आपकी dn2 ओवर dt इक्वल टू λ1 n1 माइनस λ2 n2। dn2 ओवर dt इक्वल टू λ1 n1 की वैल्यू कितनी है, n1 0 e की पावर माइनस के λ1 t माइनस के λ2 n2। dn2 ओवर dt इसको लाएंगे प्लस के λ2 n2 इक्वल टू λ1 n1। हमें करना क्या है, हमें ये बताना है कि जब कोई पदार्थ टूट रहा हो तो हमें उसे क्षय होने की दर पता है, लेकिन अगर उस चीज के पदार्थ के टूटने की वजह से नया पदार्थ बन रहा हो तो उस नए पदार्थ की क्षय होने की दर क्या होगी वो कैलकुलेट करना है। मतलब dn2 और dt कैलकुलेट करना है। e2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय e की पावर λ2 t ऑन बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, e की पावर λ2 t इंटू dn2 ओवर dt प्लस λ2 n2 λ1 n1 0 e की पावर λ2 माइनस λ1 इंटू t। इसको ऐसे देख सकते हैं d ओवर dt n2 इंटू e की पावर λ2 इंटू t इक्वल टू λ1
इंटू n10 इंटू ई की पावर लैम्डा 2 माइनस का लैम्डा 1 इंटू टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन कट जाएगा, कितना आएगा n2 इंटू ई की पावर लैम्डा 2 इंटू टी, आएगा इंटीग्रेशन लैम्डा 1 इंटू n10 इंटू ई की पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी। इस इंटीग्रेशन देखेंगे कितना लिखा हुआ है, एम्प्लाइज n2 इंटू ई की पावर लैम्डा 2 टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लैम्डा 1 इंटू n1 नॉट इंटू ई की पावर लैम्डा 2 माइनस के लैम्डा 1 इंटू टी, एम्प्लाइज n2 इंटू ई की पावर लैम्डा 2 टी इज इक्वल टू लैम्डा 1 कॉन्स्टेंट है, n10 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से नीचे आएगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 ई की पावर का ई की पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट सी, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनिशियली क्या होगा एट टी इक्वल टू 0 पर n2 जो है वो नंबर ऑफ एटम कितने थे n2 0, मैंने आपको बताया था कि इनिशियल स्टेट पर टाइम बराबर 0 पर नंबर ऑफ एटम n2 0, यहाँ रखेंगे कितना होगा 100, n2 0 e की पावर लैम्डा 2 टी, टी की वैल्यू 0 रखनी है तो 0 रख दिया, n2 इक्वल टू लैम्डा 1 n10 अपॉन लैम्डा 2 माइनस के लैम्डा 1 इंटू ई की पावर लैम्डा 2 माइनस का लैम्डा 1 इंटू 0 प्लस सी, ये तो 0 की पावर 0 कॉमन है, क्या होगा n2 0 इक्वल टू लैम्डा 1 n10 अपॉन लैम्डा 2 माइनस का लैम्डा 1 प्लस सी, इसको लाइन कितना होगा n2 0 माइनस के लैम्डा 1 n10 अपॉन लैम्डा 2 माइनस के लैम्डा 1 इक्वल टू सी, एम्प्लाइज सी की वैल्यू कितनी है, सी इक्वल टू आ गया n20 माइनस के लैम्डा 1 n20 व्हाट इज 20 सॉरी n10 अपॉन लैम्डा 2 माइनस के लैम्डा 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 4, तो इक्वेशन 4 में वैल्यू रखेंगे 1 है यार, गलत ना हो जाए, लैम्डा 1 है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, जस्ट में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ यार, जस्ट में इसका रिजल्ट डायरेक्ट आया हुआ, फिर मैं आपको एंड में बताऊंगा कि हम कर रहे हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं, पुटिंग दिस इन थर्ड, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ सी, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 3, रखो भाई कितना है, एम्प्लाइज n2 इंटू ई की पावर लैम्डा 2 टी इक्वल टू लैम्डा 1 n10 ई की पावर लैम्डा 2 माइनस के लैम्डा 1 इंटू टी अपॉन लैम्डा 2 माइनस के लैम्डा 1 प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी थी बोलो भाई, सी की वैल्यू कितनी थी, सी की वैल्यू ये है कितनी n20 माइनस के लैम्डा 1 n21 10 क्या, हाँ n10 है, n10 अपॉन लैम्डा 2 माइनस के लैम्डा 1, ठीक, इसी की पावर लैम्डा 2 यहाँ लाओगे तो कितना है, एम्प्लाइज n2 इक्वल टू कितना है लैम्डा 1 n10 अपॉन लैम्डा 2 माइनस के लैम्डा 1 मल्टीप्लाई के बाद लैम्डा 2 बढ़ जाएगा, कितना है e की पावर माइनस के लैम्डा 1 इंटू टी प्लस का n20 इंटू ई की पावर माइनस के लैम्डा 2 इंटू टी प्लस लैम्डा 1 n10 माइनस का है, सॉरी माइनस अपॉन ई की पावर माइनस के लैम्डा 2 इंटू टी अपॉन नीचे आ गया लैम्डा 2 माइनस के लैम्डा 1, ठीक, इसको सही तरीके से लिख पाएंगे, एम्प्लाइज n2 इक्वल टू कॉमन आ रहा है क्या, इसमें से इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, पूरे कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस के लैम्डा 1 और n10 कॉमन आ रहा है, बचेगा ई की पावर माइनस के लैम्डा 1 टी माइनस का ई की पावर माइनस के लैम्डा 2 टी प्लस का n20 इंटू ई की पावर माइनस के लैम्डा 2 टी, ये इक्वेशन है आपकी डीके होने की सेकेंड एटम के, तो ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, जब कोई पदार्थ रेडियोएक्टिव पदार्थ रखा हो और उसके टूटने की दर आपसे कोई पूछ रहा है तो आप बोलोगे n इक्वल टू n0 डी की पावर माइनस का लैम्डा टी, लेकिन अगर पूछा कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ रखा हुआ है वो टूट कर कोई नया पदार्थ बन रहा है, उस नए पदार्थ के डीके होने की दर क्या है, उसके नए पदार्थ के डीके होने की दर की क्वेश्चन ये है, या लैम्डा 1 पहले पदार्थ का डीके कांस्टेंट है, लैम्डा 2 दूसरे का कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट इक्वेशन पूछ सकता है ये दूसरे पदार्थ के होने की तरह, अगर आपसे पूछा n2 क्या है, वेयर n2 is the number of atom of second type radioactive material at time t, इसी प्रकार से दूसरा पदार्थ भी टूटकर नया तीसरा पदार्थ बना रहा है, तो तीसरे पदार्थ के क्षय होने की दर आपसे अगर पूछी जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे बाय थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 देखेंगे, जो मैंने आपको पहले मिटा दिया उसी क्वेश्चन नंबर 3 पर आप फोकस करेंगे तो आपको मिलेगा वी हैव इक्वेशन थर्ड आप देखेंगे तो आपको मिलेगी
डी एन थ्री ओवर डी टी इक्वल टू लैम्डा टू एन टू। यहाँ पे वैल्यू रखनी है, पुटिंग वैल्यू ऑफ एन टू, पुटिंग वैल्यू ऑफ एन टू रख, ये वैल्यू रखनी है एन टू की इक्वेशन थर्ड में। बताओ कितना बनेगा। ये डायरेक्ट आ जाता है डायरेक्ट ऑप्शन में। सो एम्प्लाइज डी एन थ्री ओवर डी टी इक्वल टू लैम्डा टू एन टू, डी एन थ्री ओवर डी टी इक्वल टू लैम्डा टू, इसकी वैल्यू कितनी है, लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू माइनस का लैम्डा वन एन वन जीरो ई की पावर माइनस के लैम्डा वन टी माइनस ई की पावर माइनस के लैम्डा टू टी प्लस का एन टू जीरो ई की पावर माइनस के लैम्डा टू टी। वैल्यू पुट कर दी, कितना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करो, इंटीग्रेशन कितना आएगा, एन थ्री इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन इंटू एन वन जीरो इंटीग्रेट करेंगे कितना है, ई की पावर माइनस के लैम्डा वन टी अपॉन माइनस के लैम्डा वन माइनस का ई की पावर माइनस के लैम्डा टू टी अपॉन माइनस के लैम्डा टू प्लस इस मल्टीप्लाई करेंगे एंड लैम्डा टू के अंदर वो कितनी हुई, एन टू जीरो इंटू लैम्डा टू इंटू ई की पावर माइनस के। मैथमेटिक्स थोड़ा सा मतलब ईजी नहीं, मतलब सही है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इसके। मल्टीप्लाई करोगे अंदर कितना आएगा, एन थ्री इक्वल टू मल्टीप्लाई लैम्डा वन से लैम्डा वन कैंसिल होगा, कितना आएगा माइनस का लैम्डा टू एन वन जीरो ई की पावर माइनस के लैम्डा वन टी अपॉन लैम्डा टू माइनस के लैम्डा वन, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, माइनस प्लस आएगा तो ये प्लस आ गया, लैम्डा टू कैंसिल होगा तो लैम्डा वन लिखेगा, लैम्डा वन इंटू एन वन जीरो ई की पावर माइनस के लैम्डा टू टी अपन कुछ है यहाँ पर है लैम्डा टू माइनस के लैम्डा वन प्लस कॉन्स्टेंट ले लो यार एक सी, इंटीग्रेशन कराना कितना, ये माइनस में आएगा, माइनस का एन टू जीरो इंटू ई की पावर माइनस के लैम्डा टू टी, इससे ये कैंसिल होगा, प्लस सी here c is integration constant, where c is a integration constant। एक चीज और तरीका कर सकते हैं, एन थ्री इक्वल टू, अगर मैं इसके पास इसे लिखना चाहूँ, देखो कुछ कॉमन आ रहा है, अगर कुछ कॉमन ले सको, क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों तो क्या कॉमन आ सकते हैं दोनों, देखो अगर इन्हें मैं कॉमन लेता हूँ कैंसिल हो रहे हैं क्या, लैम्डा टू कॉमन ले, लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन नेगेटिव पावर आ रही है। कैलकुलेशन हमने सही करी, अपने स्तर पर देख लो पहले, एन वन लैम्डा टू एन जीरो आ गया, बिल्कुल सही है। चलो देखते हैं, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वैल्यू निकालते हैं, कांस्टेंट क्या लिखा है, वेयर सी इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ सी विल बी एवैल्यूटेड इनिशियली एवैल्यूट करेंगे। कैसे करते हैं, अगर t बराबर जीरो की बात करी जाए तो वास्तव में t बराबर जीरो पर n10 मॉलिक्यूल मौजूद होंगे और जो n1 है वो होगा n10 और जो बाकी n20 हैं और n30 हैं ये वास्तव में होंगे ही नहीं, क्योंकि जब पहला पदार्थ ही नहीं बना होगा तो बाकी दो पदार्थ भी नहीं बनेंगे। तो यहाँ रखेंगे एम्प्लाइज n3 का हो जाएगा n30 इक्वल टू टी बराबर जीरो अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो कितना बनता है, टी बराबर जीरो रखने पर ये चीज हो जाती है जीरो। कैलकुलेशन इसकी ऐसी है, नंबर ऑफ एटम थर्ड एटम मैंने अगर n30 मान रहा हूँ, चलो इसको एक बाद मानते हैं, पहले ये देखते हैं ये कितना बनता है, n1 इक्वल टू n2 n2 इक्वल टू कितना जाएगा n20, n3 इक्वल टू कितना जाएगा n30, ये रखो बाद में उनकी वैल्यू जीरो है। तो n30 इक्वल टू टी बराबर जीरो में अगर यहाँ रखता हूँ तो कितना है, लैम्डा वन माइनस का लैम्डा टू है, वन है, लैम्डा टू है, लैम्डा टू n10 अपॉन लैम्डा टू माइनस का लैम्डा वन, ठीक है, प्लस यहाँ रखो जीरो, कितना हो जाएगा लैम्डा वन इंटू n10 अपॉन लैम्डा टू माइनस का लैम्डा वन, प्लस यहाँ रखो लैम्डा टू, ये तो जाएगा माइनस का n जीरो प्लस सी। देखो सोल्व करोगे तो यहाँ माइनस का n10 दिख रहा होगा, मुझे तो दिख रहा है, एम्प्लाइज n30 इक्वल टू माइनस का n10 दिख रहा है, कॉमन लेने पर बैठेगा, देखो लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन है, तो लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन करेंगे तो माइनस कॉमन लेगा तो लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन बनेगा, माइनस के n20 प्लस सी, एम्प्लाइज सी की वैल्यू कितनी है, सी इक्वल टू आ गया n10 प्लस n20 प्लस n30, ये क्वेश्चन नंबर 5 है।
इक्वेशन नंबर 5, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 5, सी की वैल्यू इक्वेशन 5 में रखनी, सी की वैल्यू इक्वेशन 5 में रखनी, ये नोट कर लेना भाई सही से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी एट इक्वेशन 5, सो पुटिंग द वैल्यू किसमें रखनी है, सी की वैल्यू कितनी है n30 और n10 n20 और n30, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, एक मिनट रुको यार, अपने पास ये आ गया n3, हमें निकालना क्या, पहले समझते रहो, सोल्व तो करते नहीं, हमने निकाला कोई पदार्थ डीके हो रहा हो तो उसकी रेट इक्वेशन कहती है n डीके वाला टी, अगर वो टूट के दूसरा पदार्थ बनना हो तो उसके डीके होने की दर क्या होती है वो निकाल दी, तब दूसरा पदार्थ भी डीके हो रहा हो तो तीसरे पदार्थ जो बन रहा होगा उसके बनने की दर क्या होगी वो निकालना है, कैसे लिखेंगे, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी एट इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 5 में रखेंगे कितना बनेगा बताओ, n3 इक्वल टू लैम्डा, क्या है लैम्डा, ओ माय गॉड इक्वेशन 5 में ठीक वाली मिटा दी, अच्छी वाली इक्वेशन 5 मिटा दी, बेकार वाली लिख ली, आई डोंट नो क्या थी, चलो हम अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं, कितना है, ये है लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, ये होगा लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 2 n10 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा 1, ई की पावर माइनस का लैम्डा 1 t अपॉन नीचे होगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, यहाँ माइनस माइनस प्लस है तो यहाँ प्लस आया होगा, और यहाँ नीचे लैम्डा 2 है, देखो ये लैम्डा 1 था तो कटा तो लैम्डा 2 बचा, लैम्डा 2 है तो बचेगा लैम्डा 1 बचेगा, तो लैम्डा 1 e टू द पावर लैम्डा 1 और ये हो गया n10 इंटू ई की पावर माइनस के लैम्डा 2t अपॉन लैम्डा 2 माइनस के लैम्डा 1, और ये कितना है, ये तो सेम ही रहेगा, कितना प्लस का n20 इंटू ई की पावर माइनस के लैम्डा 2t प्लस कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी थी n30 प्लस n20 प्लस n10, ठीक, क्या सही सॉल्व करा यार, इसको ऐसे लिख दिया, ये तो प्लस हो ही गया था और नेगेटिव है, देखो नेगेटिव दिखा, नेगेटिव मिटाते हैं, तो कैसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे n3 इक्वल टू n30 प्लस, क्योंकि इसके मेल का कोई नहीं, n20 में आओ इसमें से मिलाएंगे तो कितना बनेगा n20 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के लैम्डा 2t, ठीक है, प्लस n10 देखेंगे तो कितना है n10, ये 1 है तो यहाँ का 1 प्लस, इससे पहले लिखेंगे जब मल्टीप्लाई करी थी तो ये वाली टर्म नेगेटिव आई थी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 था तो और ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन -1 था नीचे, वो -1 से यहाँ माइनस आएगा, देख लीजिएगा जब मैंने लैम्डा 1 लैम्डा 2 की मल्टीप्लाई करी थी अंदर तो इसका इससे पहले इसका इंटीग्रेट करा तो आया था ई की पावर माइनस लैम्डा टी का, लैम्डा 1 टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर माइनस लैम्डा 1 टी अपॉन माइनस लैम्डा 1 आएगा, वो कैंसिल हो तो माइनस आएगा, माइनस आ गया, तो ये आ गया 1, और फिर ये वाली क्वांटिटी लिखेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन लिया मैंने, सिर्फ n10 कॉमन लिया, तो n10 कॉमन लिया कितना बचा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस के लैम्डा 1 इंटू ई की पावर लैम्डा 2t माइनस का, और माइनस का ये वाला पोर्शन लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 2 माइनस के लैम्डा 1 इंटू ई की पावर माइनस के लैम्डा 1 इंटू टी, ठीक, ये आपकी डी के इक्वेशन, बहुत छोटी है, अगर किसी को कैलकुलेशन समझ नहीं आई तो फिर बता दूं, एक एक पदार्थ को अलग अलग लेके कैसे करिए, फिर कभी बाद में आप बोलो, तो सबसे पहली बात एक एक कॉमन कैसे लें, देखो एम्प्लाइज n3 इसको, तो क्या 3 टाइप का कोई है नहीं है तो फिर कैसे लिखेंगे n30 प्लस n20 लिखो, 20 कोएफिशिएंट वाला ये है इसे लिखो पास, n20 ई की पावर माइनस लैम्डा 2t, फिर n10 लिखो, फिर इसे लिखो लैम्डा 1 n10 ई की पावर माइनस के लैम्डा 2t अपॉन नीचे क्या है लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, इसको लिखो माइनस का लैम्डा 2 n10 ई की पावर माइनस के लैम्डा 1t लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, अब देखो कॉमन तुम्हें सटासट देखेगा, एम्प्लाइज n3 इक्वल टू n30 प्लस n20 कॉमन आ गया 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के लैम्डा 2t प्लस n10 कॉमन आ गया 1 प्लस लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 ई की पावर माइनस के लैम्डा 2t माइनस लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 2 माइनस के लैम्डा 1 इंटू ई की पावर लैम्डा 1t, तो ये आपकी डी के इक्वेशन थर्ड वाली, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, बट इनिशियली अगर शुरुआती तौर पर देखा जाए तो आपका t बराबर 0 पर नंबर ऑफ एटम n1 जो था वो तो n10 था, होगा तो बिल्कुल सही, एंड
जो n2 0 है और जो n3 0 है वो वास्तव में होंगे ही नहीं, वो चीज़ यहाँ पर रखो। एम्प्लाइज n3 कितना होगा, n3 बराबर आएगा n3 0 तो हो ही नहीं, 0 हो गया, प्लस n2 0 भी हो ही नहीं, 0 हो गया, प्लस n1 0 होगा, ये हो गया n1 0 ब्रैकेट में 1 प्लस लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू ई की पावर माइनस के लैम्डा 2t माइनस का लैम्डा 2t लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू ई की पावर माइनस के लैम्डा 1t। एम्प्लाइज n3 कितना आएगा, एम्प्लाइज n3 इक्वल टू हो जाएगा n1 0 1 प्लस लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस के लैम्डा 1 ई की पावर माइनस के लैम्डा 2t माइनस का लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 2 माइनस का लैम्डा 1 इंटू ई की पावर माइनस के लैम्डा 1t। ठीक, ये आपकी डीके इक्वेशन है। जब शुरू में 0 होगा हमें पता है तो हमने क्यों मिक्स करा है, ये सब क्यों करा, रीज़न इज अगर आपके पास कोई रिलेटिव पदार्थ दे रखा है जिसमें हमने ऐसे पदार्थ बाहर से पहले ही मिला दिए हैं जो कि टूटने के बाद बनने वाले हैं, टूटने के बाद बनने वाले पदार्थों में वो चीज़ सम्मिलित होकर उसे जोड़ देगी। उदाहरण के तौर पर मुझे पता है कि दही टूटकर बाद में शहद बनेगा, क्योंकि मैं आपको दही और शहद का मिक्सचर दे रहा हूँ। दही और शहद का मिक्सचर देने के बाद क्या होगा कि जब दही टूटकर शहद बनेगी तो मौजूदा स्थिति में जो मैंने पहले से आपको शहद मिला रखा है उसमें बढ़ोतरी होगी। ऐसा तब होता है जब मैं पहले से वो पदार्थ में मिला के दूं जो कि टूटने के बाद बनेंगे। तो अगर नहीं दिए हैं तो उस स्टेट में 0 है, अगर मिलाने को पहले से मिला रखे हैं जो कि बनेंगे तो वो n1 n2 n1 0 n2 0 एग्जिस्टेंस में होंगे, अस्तित्व में होंगे। इनका मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ कि ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा इनका। एक लेक्चर और बनेगा आपका और आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। ग्राफ देखते हैं, डाल देता हूँ ना, डाल देता हूँ। भारी था क्या सक्सेसफुल इंटीग्रेशन? नहीं था, भारी नहीं था, प्रैक्टिस की जरूरत है। और आप 1-2 बार ड्राइव करेंगे तो आपको इसका क्वेश्चन याद हो जाएगा। जरूर ड्राइव करें इसे, सक्सेसफुल इंटीग्रेशन में जरूर ड्राइव करें। मैं आपको ग्राफिकली बताता हूँ कि कौन सा पदार्थ दूसरा बनना है, कौन सा नहीं बनना है वगैरह, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। मैं आपको यही बताऊँगा कि कोई पदार्थ अगर दे रखा हो तो बताता हूँ। graphical representation hashtag graphical representation of successive disintegration। एक्सेस बना लिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और टाइम के बीच में। पहला वाला पदार्थ तो भाई घट रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं एक्सपोनेंशियली। दूसरा पदार्थ बढ़ेगा फिर घटेगा, तीसरा बढ़ेगा फिर सैचुरेट हो जाएगा। ये आपका एक्स पदार्थ है, ये आपका वाई पदार्थ है, ये जेड पदार्थ है। समझेंगे इक्वेशन को। मैंने कहा था कि आपके पास कोई रिडक्टिव मटेरियल है, आपके पास कोई रिडक्टिव मटेरियल है और वो ऐसे क्वेश्चन लिखी थी मैंने, एक्स से वाई बनना है, वाई से जेड बनना है। तो मेरे भाई कुछ सोचो आप, पहला पदार्थ जब कम होने लग जाएगा तभी दूसरा पदार्थ बढ़ना चालू होगा। हाँ, ऐसा टाइम भी हो सकता है जब दोनों पदार्थ यहाँ मध्यम स्थिति में। हाँ, ये भी पूछ सकता है आपसे कि जो दूसरा पार्टिकल है वो मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगा, कितने टाइम पर वो मैक्सिमम स्टेट पर होगा। क्योंकि हमें पता है कि देखो ये बढ़ भी रहा है एक टाइम पर, दूसरा पदार्थ वो घट भी रहा है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि दूसरा पदार्थ सेकंड मतलब वाई पार्टिकल के, वाई एटम्स के मैक्सिमम होते समय टाइम कितना होगा, कितने टाइम पर वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ याद रखेंगे। फिर अब बताता हूँ आपको इसको कैसे निकालेंगे, कितने टाइम पर मैक्सिमम होगा। आपको डीके इक्वेशन पर ध्यान देना है। डीके इक्वेशन क्या है, वाई पार्टिकल की डीके इक्वेशन बताते हैं। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है टाइम फॉर वाई टू अटेन ए मैक्सिमम, हैशटैग, पहले मैं इक्वेशन पढ़ता हूँ, इसकी इक्वेशन सही देखेंगे। वाई की इक्वेशन क्या थी हमारी, वाई मतलब वाई पार्टिकल की डीके होने की इक्वेशन क्या थी। ठीक, पहले हेड डालेंगे, हैशटैग टाइम फॉर वाई टू अटेन ए मैक्सिमम। अभी मैंने जो आपको सोल्व किया था, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ उसको को, और सोल्व करके बताया था कि n3 की जो डीके, n2 की जो डीके इक्वेशन है वो आई थी हमारी लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस के लैम्डा 1 n10 ई की पावर माइनस के लैम्डा 1t माइनस ई की पावर माइनस के लैम्डा 2t
प्लस के n20 इंटू ई की पावर माइनस के लैम्डा 2t। इनिशियली क्या होता है, इनिशियली व्हेन t इक्वल टू 0 होगा तो n1 की वैल्यू जो होगी वो n1 नोट होगी, लेकिन n2 जो है वो नहीं बना होगा, n2 0 जो है वो 0 होगा, n2 0 जो है वो 0 होगा। रखो यहाँ पे 0 हो जाएगा, एम्प्लाइज n2t जो होगा वो बचेगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस का लैम्डा 1 इंटू n1 0 ई की पावर माइनस के लैम्डा 2t माइनस के ई की पावर माइनस के लैम्डा 2t। ये बचा हमें बस यहाँ पे, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है टाइम फॉर द वाई टू अटेन अ मैक्सिमम, वाई कितने टाइम पर मैक्सिमम अटेन करेगा, प्राप्त करेगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल, जो वाई मतलब जो सेकंड पार्टिकल है, सेकंड सब्सटेंस है, वो टाइम डिपेंडेंसी रखना चाहिए, टाइम डिपेंडेंसी है बिल्कुल सही। अब करना क्या है, आपको कंडीशन फॉर द मैक्सिमम अटेन, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद 0 के इक्वल रखना है, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कंडीशन, इसको यहाँ रखता हूँ पता, कंडीशन फॉर मैक्सिमम अटेन, क्या करना है आपको, dn2 ओवर dt को 0 को इक्वल करना है। करो कितना आएगा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस के लैम्डा 1 n1 0 और d ओवर dt ब्रैकेट में e की पावर माइनस के लैम्डा 2t माइनस e की पावर माइनस के लैम्डा 1t इसको टू 0 डिफरेंशिएट करना है। तो कितना आएगा, माइनस का लैम्डा 2 इंटू ई की पावर माइनस के लैम्डा 2t प्लस का लैम्डा 1 है बाद वाला, या लैम्डा 2 दोनों कैसे हो सकते हैं, लिखते लिखते गंदा लिखने लगता हूँ। ये लैम्डा 1 है और लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 1 है और लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 1 है और लैम्डा 2 है। तो ये हो गया 1 इंटू 1 लैम्डा 2 इंटू ई की पावर लैम्डा 2t इक्वल टू 0। एम्प्लाई कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा 1 ई की पावर लैम्डा 1 इंटू टी बराबर आएगा लैम्डा 2 इंटू ई की पावर माइनस के लैम्डा 2 इंटू टी। लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 निकालो, कितना आएगा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल टू आएगा ई की पावर माइनस के लैम्डा 2t अपॉन ई की पावर माइनस के लैम्डा 1t। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाओ ई की पावर लैम्डा 1t अपॉन इसको नीचे ले जाओ ई की पावर लैम्डा 2t, ठीक। इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेकन लॉग बोथ साइड, टेकन लॉग बोथ साइड्स, लॉग कितना होगा, ये जाएगा लॉग लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल टू लॉग ई टू दी पावर, ऊपर ले जाओ कितना होगा, लैम्डा 1 माइनस का लैम्डा 2 इंटू टी, नीचे लाएंगे पावर तो ई की पावर ये हो जाएगा लॉग लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 1 माइनस के लैम्डा 2 इंटू टी एम्प्लाइज टी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस के लैम्डा 2 इंटू लॉग लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 ब्रैकेट बंद कर दे। ये होता है टाइम जितने में वो अचीव करेगा मैक्सिमम डिसइंटीग्रेशन। मैच कर लेते हैं आंसर है आपको 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 एल लैम्डा 1 बिल्कुल सही, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने पढ़ी। एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके कोई रिडक्टिव पदार्थ दे रखा है और उसके अंदर अल्फा और बीटा डीके होने के लिए अलग अलग डीके कांस्टेंट टाइम हाफ दे रखा है, हाफ टाइम दे रखा है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ उसका नाम क्या है, सॉरी डेरिवेशन का नाम दे रखा है, उसका नाम है ब्रांचिंग ऑफ रेडियोएक्टिविटी, ब्रांचिंग ऑफ रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ हैशटैग ब्रांचिंग BRANCHING ब्रांचिंग ऑफ रेडियोएक्टिविटी, ब्रांचिंग ऑफ रेडियोएक्टिविटी में मान लीजिए आपके पास कोई रेडियोएक्टिव मटेरियल है और रेडियोएक्टिव मटेरियल दे रखा है, मान लीजिए आपके पास X। एक काम करते हैं, मान लीजिए आपका रेडियोएक्टिव मटेरियल है, उसमें से हमें पता है रेडियोएक्टिव की घटना का मतलब क्या, अल्फा किरण में निकल सकती है, बीटा पार्टिकल निकल सकते हैं। अल्फा पार्टिकल के डीके कांस्टेंट हमने लैम्डा अल्फा माना है और बीटा पार्टिकल का हमने डीके कांस्टेंट लैम्डा बीटा माना है। तो कैसा होगा, मान लीजिए पहला पार्टिकल आपको, पहला जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस का सिंबल हम X मानेंगे और डीके होकर वो Y बनना है। तो इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल सकता है, इसमें बीटा पार्टिकल निकल सकता है। इसका डीके कांस्टेंट में लैम्डा अल्फा माना है, इसका लैम्डा बीटा माना है। ऐसा ज्यादा भारी लग रहा है तो नहीं लिख रहे, ठीक है। लेट द डीके कांस्टेंट फॉर अल्फा डिसइंटीग्रेशन, is lambda alpha and
डीके कांस्टेंट फॉर बीटा disintegration is lambda beta. Then dn over dt कितना होता है, लैम्डा एन होता है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का लैम्डा अल्फा प्लस लैम्डा बीटा इंटू एन, और रिजल्टेंट से कंपेयर करेंगे dn over dt कितना होता है माइनस के लैम्डा एन कंपेयरिंग, बट फॉर रिजल्टेंट disintegration equation first, equation second, comparing equation first and second, we get क्या मिलेगा आपको, एम्प्लाइज लैम्डा इक्वल टू लैम्डा अल्फा प्लस लैम्डा बीटा, लैम्डा इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, यहाँ कितना होता है 0.693 अपॉन टी हाफ अल्फा प्लस 0.693 अपॉन टी हाफ बीटा, एम्प्लाइज रिलेशन जो आएगा वो आएगा आपका टी हाफ, इस चीज़ को ऊपर लिखने करता है, फाइनल रिलेशन क्या आएगा, यहाँ लिखता हूँ, फाइनल रिलेशन क्या आएगा बताओ, एम्प्लाइज टी हाफ इक्वल टू टी हाफ अल्फा इसका टी हाफ बीटा, ठीक है। एक बार वो लिखते हैं ताकि रिविजन हो जाए और चीरगाल के लिए स्थायी हो जाए मस्तिष्क में। डबल इंटीग्रेशन देखो कैसे, डबल डी का कांस्टेंट देखो कैसे, दोबारा रिवाइज करेंगे इसका, एम्प्लाइज टी हाफ इक्वल टू टी हाफ अल्फा प्लस टी हाफ बीटा, ये होता है रिलेशन, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। मिटाते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज मैंने आपको बताया रिडक्टिव डीके किसे कहते हैं, फिर मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया रिडक्टिव डीके किसे कहते हैं, फिर रिडक्टिव डीके को बताने वाली इक्वेशन बताई, रिलेशन बताया, एवरेज में तो एक एक करके फॉर्मूले लिख रहा हूँ, फॉर्मूलाज। सबसे पहले मैंने आपको बताया नंबर 1 n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस के लैम्डा टी, फिर मैंने आपको बताया कि डी के कॉन्स्टेंट हाफ लाइफ में क्या रिलेशन होता है, हाफ लाइफ इक्वल 0.693 अपन डी के कॉन्स्टेंट क्या लैम्डा, और तीसरा एवरेज हाफ लाइफ और डी के कॉन्स्टेंट रिलेशन लैम्डा, फोर्थ एक्टिविटी किसे कहते हैं, एक्टिविटी इक्वल टू dn ओवर dt, dn ओवर dt इक्वल टू लैम्डा n माइनस के लैम्डा n। फिर मैंने आपको सक्सेस डिफरेंशिएशन बताया था, तो उसमें तो बहुत बड़े फॉर्मूला है, वो तो आपको प्रूफ ही करने पड़ेंगे, एग्जैक्ट याद भी नहीं हो पाते किसी को। उसके बाद मैंने आपको बताया था, अभी जो बताया था उसका ब्रांचिंग रेडियोएक्टिविटी, फिफ्थ का ब्रांचिंग BRANCH ब्रांचिंग ऑफ रेडियोएक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, ब्रांचिंग और रेडियोएक्टिविटी मैंने फॉर्मूला बताया था टी हाफ का, 1/t हाफ इक्वल टू 1/t हाफ अल्फा प्लस 1/t हाफ बीटा, तो हमारा सफर आज का यहीं तक था। अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और तीसरे लेक्चर में आपकी रेडियोएक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। थैंक यू।